Hello everyone, welcome to the CA Indirect Taxes IDT batch. फटाफट फटाफट से मुझे कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? शैल वी स्टार्ट विद द क्लास? ए, हैव यू ऑल जॉइंड? इज द ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? टेल मी ना। चलो चलो जल्दी से। I'll just open the comments here. Just give me a second. Yes, all clear guys. चलो, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। यस मैम। क्या करने वाले हैं? कौन हो आप? क्या है ये बैच? थोड़ा सा बताओ ना। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सीए रिद्धि बाघमार। मई 2022 में मैंने सीए क्लियर किया था एंड ऑल्सो मेरे ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएफए विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वो भी क्लियर हो गया है। बीकॉम किया है विद गोल्ड मेडल एंड ऑल गुजरात रैंक 3। यस, सो दैट इज ऑल। पास होते ही फटाफट फटाफट से पढ़ाना चालू कर दिया था, तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज द 5th बैच दैट आई एम टेकिंग फॉर सीए फाइनल एंड सीए इंटर बोथ। अच्छा मैम, एंड टू टॉप इट ऑल, मेरे सीए फाइनल में आईडीटी में थे 82 मार्क्स। ओहो मैम, क्या बात कर रहे हो? यस, तो बिल्कुल आप सेफ हैंड्स में हो। कैसे पेपर लिखना है, क्या करना है, क्या एग्जाम में आता है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम विद द बैच देखने वाले हैं। ओके मैम, सब्जेक्ट के बारे में और बैच के बारे में बताओ। तो एट सीए इंटर लेवल आपका ग्रुप 1 में पेपर आता है टैक्सेशन का। सो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रुप 1 पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जिसमें आपका 50 मार्क्स का आता है डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन एंड रिमेनिंग 50 मार्क्स का आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन। हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ये 50 मार्क्स वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके मैम, मतलब आप हमारे ग्रुप 1 के पेपर नंबर 3 का एक पार्ट हमको पढ़ाने वाले हो। बिल्कुल मैम। क्या होता है आईडीटी? हमने कभी 11th 12th फाउंडेशन लेवल में तो इसको सुना ही नहीं है, हमको कोई आइडिया ही नहीं है। अरे तो डू नॉट वरी, मैं हूं ना। चल, एक बार पहले पूरा पेपर पैटर्न समझते हैं, क्या मार्किंग आती है, क्या सिलेबस है, ये सब देखते हैं। हम कितने टाइम में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। आपको बैच में आना है तो क्या लेके आना है, मटेरियल क्या होगा, टेस्ट के बारे में क्या होगा। 10-15 मिनट्स में आई विल गिव यू एंटायर ब्रीफ एंड उसके बाद अपन सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो, किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? आईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ ना मेरे को कमेंट सेक्शन में। एकदम ऐसा एक्टिव रहने का, फटाफट फटाफट। मैम क्वेश्चन पूछे नहीं उसके पहले अपने को आंसर देने का। बिल्कुल आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जानी चाहिए कि वो भी आपको बोलेगी कि हाय हाय, आजकल तो एकदम फास्ट फास्ट तुम्हारा रिप्लाई आ जाता है। चलो, आईडीटी क्या होता है? मैम आईडीटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मैम कुछ डायरेक्ट टैक्स भी होता होगा, हाँ, जो आपको राहुल सतीजा सर पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स करके भी कुछ होता है जो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, लेकिन जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का है आईडीटी विच इज इन डायरेक्ट टैक्स। 50 मार्क्स के लिए ये पेपर आपके एग्जाम में आता है, जिसमें आपको 30% आ जाते हैं एमसीक्यू एंड 70% आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। ओके मैम, क्या टाइम में आप हमको ये पूरा सब्जेक्ट खत्म करवा दोगे? अपनी जो आईडीटी की बैच होती है वो होती है 50 to 55 आवर्स की। वाओ मैम, मतलब 1 घंटा पढ़ने पे हमको 1 मार्क मिलने वाला है क्या? बिल्कुल, 1 घंटा पढ़ने में आपको 1 मार्क मिलने वाला है, यानी एवरी सिंगल आवर दैट वी आर स्टडिंग इन द बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैम 55 आवर्स में सब खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, टैक्सेशन का आपका जो पेपर है उसमें डायरेक्ट टैक्स पोर्शन बहुत लंबा है। आप डीटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर दोज 50 मार्क्स ओनली आपको बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम और सिलेबस काफी वास्ट है। कंपैरेटिवली आईसीएआई ने आपको आईडीटी में खाली 15 चैप्टर्स दिए हैं। मैम 15 खाली थोड़ी ना होता है, 15 खाली थोड़ी ना होता है। 15 में से आप देखोगे कि कुछ 5-6 चैप्टर्स है जो बड़े हैं,
बाकी सारे चैप्टर्स अपनी नोट्स में जब आप देखोगे तो 4 पेजेस, 5 पेजेस, 6 पेजेस, बस उससे बड़े ज्यादा कोई चैप्टर्स नहीं है। ऑलमोस्ट 200 पेजेस में तो आपकी पूरी बुक ही खत्म हो गई है। मैम कौन सी बुक से पढ़ाते हो आप? आपको मिलने वाली है अपनी आईडीटी की हैंड रिटन नोट्स। आपने अगर किसी अपने सीनियर से आईडीटी बाय रिद्धि वाघमार के बारे में पूछा होगा तो उन लोगों ने आपको सबसे पहले बताया होगा हमारी इन हैंड रिटन नोट्स के बारे में। मैम हैंड रिटन मतलब ये कोई फॉन्ट नहीं है जो मैंने हैंड रिटन चूज किया है, ये मैंने खुद लिटरली पेन से आईपैड में पूरी बुक आपकी लिखी है हाथ से। मतलब मैम हमको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं, मैं आपको स्क्रिबल करवाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे साथ लिखवाऊंगी, एक रफ बुक हम मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन आपको पूरी पूरी चीजें लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा नोट्स यहाँ पे हैंड रिटन बना के दे दिया है। एंटायर बुक सी आपको यहाँ पे चार्ट्स, टेबल्स, फिगर्स, न्यूमोनिक्स, सब कुछ मिलेगा इस हैंड रिटन बुक में, जो हमने पूरा पूरा खुद से लिखा है। तो इसी बुक से हम पढ़ते हैं, विच इज जस्ट 200 पेजेस। सो यू अंडरस्टैंड, जब हम लिखते हैं तो पेजेस ज्यादा यूज होते हैं। मतलब यही बुक अगर प्रिंटेड होती तो समवेयर अराउंड 150 पेजेस में खत्म हो गई होती। तो 50 मार्क्स के लिए आपको 150 पेजेस पढ़ने हैं, 3 पेज पढ़ने पे आपको 1 मार्क मिल जाते हैं। मैम ये तो काफी सिंपल हो गया, 1 घंटा पढ़ने पे 1 मार्क और 3 पेज पढ़ने पे 1 मार्क। ये मेरी तरफ से है, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ICAI स्टडी मटेरियल, लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी सोर्सेस से क्वेश्चंस को कंपाइल करके अपनी क्वेश्चन बैंक बनी है। मतलब इसके बाहर आपको एक और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन बैंक के कंपाइलेशन में सब कुछ आ गया, जहां से भी ICAI के पुराने कोई क्वेश्चन रहे हैं, इनफैक्ट ओल्ड कोर्स में भी कोई क्वेश्चन था तो उसको अमेंड करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल करके और अपन ने अपने क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। काफी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक है, आपको कुछ कुछ चैप्टर्स में 40-50 क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे, जिसमें से मैं आपको ABC मार्किंग भी करवाऊंगी, लेकिन कवरेज एक बार क्लास में पूरा हो जाएगा। तो मैम आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के बाकी होमवर्क दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम सारे क्वेश्चंस, बाय सारे आई मीन एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट इज देयर इन द क्वेश्चन बुक, मैं आपको क्लास में ही मेरे साथ लिख के सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो 50 to 55 आवर्स तो हमारी नॉर्मल बैच होती ही है। कभी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो 60 आवर्स तक भी हमारी बैच चली जाती है। बस उससे ज्यादा आईडीटी की आपकी बैच नहीं होने वाली है। लेकिन मैम दूसरे फैकल्टीज तो 100 आवर्स की बैच ले रहे हैं, तो आपका कैसे 60 में खत्म हो जाएगा? कुछ स्किप तो नहीं करवा दोगे हमको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपने जो CA फाइनल की भी बैच होती है ना, दैट इज ऑल्सो ओनली 110 to 120 आवर्स फॉर IDT। हम कुछ भी स्किप नहीं करते, वो हमारा पढ़ने का तरीका है। आप 3-4-5 क्लासेस अटेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैम आप तो एक ही चीज हमको 3-3 4-4 बार रिविजन भी करवाते हो, लिखवाते भी हो, समझाते भी हो, लर्न भी करवाते हो, फिर भी अपना जल्दी हो जाता है। यस, बिकॉज दैट इज द टेक्निक जो हमने डिवाइस करी है। प्लस हम जो मेजर अपना टाइम सेव करते हैं वो हैंड रिटन बुक के कारण है, जिसमें सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से आपको दे दी है कि आपको बार बार लिखने में, कॉपी करने में बिल्कुल भी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड हम ये 50 to 60 आवर्स में अपना पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पूरा ICAI स्टडी मटेरियल अपन कवर करेंगे। इसके अलावा आप मॉड्यूल को टच भी नहीं करोगे। मेरी 100% गारंटी है ये कि आपका 100% पेपर एग्जाम में अपनी हैंड रिटन बुक से ही आने वाला है। आपको ICAI स्टडी मटेरियल आफ्टर द क्लासेस रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सारे करवा दूंगी, आपको किसी भी और सोर्स से कोई और क्वेश्चन भी कवर करने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं हमेशा एक लोगो बोलती हूँ कि मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊंगी वो सब आपको समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। क्या होगा? समझ आएगा, मजा आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको क्लास में ही सब कुछ लर्न भी करवा दूंगी। यानी मेरे लेक्चर्स के बाद आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो आपको लगने वाला है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे हम जो पढ़ते हैं वो रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आते हो, तो जिस दिन अपनी IDT की बैच खत्म होगी उस दिन आप इतने कॉन्फिडेंट जरूर से होगे कि आज ही पेपर लिख दे दो हमको, हम पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके मैम, उसके अलावा हमारी जो मेजर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो हमारी टेस्ट सीरीज के कारण। आपको IDT में
5 ब्लॉक टेस्ट एंड +3 फुल कोर्स टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं। यानी जो अपना 15 चैप्टर्स का सिलेबस है उसको अपन ने 3-3, 4-4 चैप्टर के पार्ट में ब्लॉक्स में ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही हमारी 7-8 क्लासेस होगी, हमारे 4-5 चैप्टर खत्म होंगे और आपको एक 50 मार्क्स का टेस्ट लिखने मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट 4-5 चैप्टर खत्म होंगे, आपको नेक्स्ट 50 मार्क्स का टेस्ट लिखने मिलेगा। यानी जब तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा तब तक आप ऑलरेडी 5 into 50 250 मार्क्स के पेपर्स तो लिख चुके होंगे। एंड उसके बाद आपकी फुल कोर्स टेस्ट तो अलग से होने ही वाली है। यानी फुल राइटिंग प्रैक्टिस आपकी मेरे साथ विद द बैच होगी। आपको बस ये डिसिप्लिन रखना है कि क्लास में पूरा अटेंशन रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई होमवर्क देती हूँ कभी तो वो आपको करके आना है। वैसे तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाऊंगी, कुछ एकदम ही रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन इन केस हुए जो आपको होमवर्क मिल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपनी क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे टॉकिंग क्वेश्चन बैंक है अपनी। मतलब आप QR कोड स्कैन करोगे तो आपको मेरी ही वॉइस में रिकॉर्डेड उसका आंसर भी मिल जाएगा इन केस कभी कहीं अटक जाते हो नेक्स्ट रिविजन में। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो इंटर CA लेवल पे आपको मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी अटकते हो बस आप स्कैन करो और आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन का 2-3 मिनट का वीडियो या ऑडियो जो भी होगा वो QR कोड में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ साथ लिख दोगे, ठीक है मैम। क्या मटेरियल मिलेगा आपको? हैंड रिटन बुक के बारे में मैंने आपको बताया जिसमें 200 पेजेस में हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा IDT वाइंड अप कर दिया है। उसके अलावा हैंड रिटन बुक जो अपनी नोट्स है 150 to 200 पेजेस की बुक है जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको मिलेगी एक क्वेश्चन बैंक जो जैसे बताया कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होने वाला है। उसके अलावा हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी क्लास में साथ साथ में करने वाले हैं। दिस इज द मटेरियल। बस कोई ऐसी बड़ी बुक, छोटी बुक, चार्ट बुक, अलग बुक, ईगल बुक, आपको कुछ भी अलग अलग से रेफर नहीं करना है। ये एक बुक है जिसमें मेरे साथ पहली बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको हर अटेम्प्ट का इंटर CA का रिविजन, मैराथन, पेपर सॉल्विंग, RTP, MTP सब कुछ मिल जाएगा। तो हम जो भी यूट्यूब रिविजन, मैराथन वगैरह करते हैं वो भी सब कुछ हम इस हैंड रिटन बुक से ही करते हैं। तो मैं मेरे साथ आपको 4 से 5 बार तो ये पूरी बुक करवा ही दूंगी, 2 बार आपको सेल्फ स्टडी और करना है एंड बस यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। भाई जो पास्ट अटेम्प्ट था उसमें CA फाइनल में जिसके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे IDT में, रोहित गर्ग, वो भी अपने ही स्टूडेंट रहे हैं। तो अब मुझे तो भाई आदत लग चुकी है कि मेरे स्टूडेंट के ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे 50 में से एटलीस्ट 45 प्लस मार्क्स आप लोग IDT से लाके दोगे। पास तो आपको टैक्सेशन के पेपर में मैं सिर्फ IDT से ही करवा दूंगी। DT में आपको क्या करना है? रैंक की तैयारी करके लानी है। मैम हमको तो सिर्फ पास होना है टाइप छोटू मोटू कोई सोचेगा ही नहीं। डे 1 से हम इतनी अच्छी मेहनत जब करने वाले हैं तो ऑफ कोर्स आपका टारगेट रैंक होना चाहिए, आपका टारगेट एग्जामिनेशन तो कम से कम होना ही चाहिए। मैम अगर हमको कोई डाउट हुआ तो अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आपके सारे डाउट्स मैं पर्सनली सॉल्व करने वाली हूँ। कोई टीम, कोई जूनियर, कोई CA फाइनल का स्टूडेंट, कोई नहीं। आई रिद्धि बागमार इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसमें फास्ट के सारे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व हो जाते हैं एट द इंटर लेवल। आपको बस ये करना है कि उस ग्रुप में डाउट पोस्ट करना है ताकि मैं सेम डे आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर पाऊं। उसके अलावा अगर कोई पर्सनल डाउट आपको और है तो फिर 9714111666 ये मेरा नंबर है। आप इसको नोट कर लो, सेव कर लो, जो करना है कर लो। आप इस नंबर पे मुझे कभी भी टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज डू नॉट कॉल। अगर कभी लगता है कि कॉल पे बात करनी है तो भी व्हाट्सएप ड्रॉप करना या टेलीग्राम ड्रॉप करना कि मैम कुछ हमको समझना है, सीखना है, सेल्फ स्टडी के बारे में आपसे पूछना था, कैसे क्या करे, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और टेंशन है, कुछ भी है, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट दैट मैम आई वांट टू कनेक्ट विथ यू ऑन कॉल एंड आई विल कॉल यू बैक। बस कॉल मत करना, बाकी आप कभी भी मैसेज करो, आई विल बी देयर अवेलेबल फॉर यू एंड दिस इज माई द ओनली नंबर। मतलब अगर मेरे मम्मी पापा भैया भी कॉल करेंगे तो इसी पे कॉल करेंगे और आप भी इसी पे कॉल करने वाले हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका कॉल या आपका टेक्स्ट कभी भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरा ये एक ही नंबर है फॉर फैमिली एज वेल एज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो माई फैमिली। चलो ये तो हो गया मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको रोज क्लास में लेके आना है कैलकुलेटर।
ऑफ कोर्स टैक्स का पेपर है, अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेटर लगेगा। उसके अलावा आपको पेन, पेंसिल, हाइलाइटर जो लेके आना है वो लेके आइए। स्टिकी नोट्स लेके आना, क्योंकि नोट्स में आपको कई जगह पे मैं थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूंगी, कुछ चीजें लिखवाऊंगी, जिसमें अगर आपके पास स्टिकी नोट्स होगा तो आपको पेस्ट करने में आसानी हो जाएगी और उसी के साथ आपके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे। एक आपको 2 नोटबुक मेंटेन करनी है फॉर आईडीटी, ठीक है। एक रहेगी आपकी रफ बुक। अब रफ बुक में आप रोज 5-6 ऐसे ही कोरे पेपर लेके आ जाओ, रफ शीट लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ चलेगा, बिकॉज मैं आपको बहुत ज्यादा लिखवाती नहीं हूँ। हैंड रिटन बुक आपके पास रहेगी, मैं आपको स्क्रिबल करवाऊंगी। जैसे ही हम कोई चीज लर्न करेंगे, समझेंगे, आई विल टेल यू कि चलो फटाफट मेरे साथ रफ में स्क्रिबल करो, स्क्रिबल करो। छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको रफ में स्क्रिबल करना रहेगा। तो ऑलमोस्ट आपको हर लेक्चर में 4-5 आपके रफ पेजेस भर जाएंगे। तो या तो आप एक रफ बुक ही मेंटेन कर लो जिसमें रोज स्क्रिबल करते जाओ, या आप रोज 3-4 लूज पेपर्स लेके आओ और आपको मेरे साथ स्क्रिबल करना है। आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, मैं स्क्रिबल करके आपसे फोटो भी मंगवाती हूँ कि चलो मेरे को फोटो भेजो। आई विल रैंडमली से एनी स्टूडेंट्स नेम कि चलो भाई वासु चिरायु फोटो खींच के भेजना, तो आपने मेरे साथ स्क्रिबल किया कि नहीं, एंड आपको वो भेजना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग दिस रफ बुक। एंड प्लस एक ओनली 50 पेजेस की आपको फेयर बुक मेंटेन करनी है। क्या बात कर रहे हो मैम, ओनली 50 पेजेस? अकाउंट्स वकाउंट्स में 3-4 रजिस्टर भर के रख जाएंगे हमारे। हाँ, क्योंकि मैं आपको सब कुछ लिख के दे रही हूँ ना, क्वेश्चन बैंक में सब कुछ सॉल्व है, हैंड रिटन बुक में सब कुछ प्रॉपर्ली रिटन है, आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। सो अब 50 पेजेस फेयर बुक वुड बी इनफ, जहां पे हम एडिशनल कोई चार्ट, कोई एग्जाम्पल, कोई बड़ा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है जो हम लिखेंगे, तो इससे ज्यादा आपको बुक नहीं लगेगी, ठीक है। ड्यूरेशन हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ। अब एक चीज आती है, क्योंकि हम लोग टैक्स पढ़ते हैं तो एक अमेंडमेंट का प्रॉब्लम आता है। अमेंडमेंट मतलब मैम टैक्स है ना, तो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है कि भाई आज इतने परसेंटेज एप्लीकेबल है, आज ये टैक्सेबल है, आज वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो मैम अमेंडमेंट का कैसे होगा, मतलब अपनी बैच न्यू है, एकदम कंप्लीट है। तो देखो, अभी जो आईसीएआई का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रिलीज हुआ है 2-3-4 दिन पहले, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रिलीज हुआ है 31 अक्टूबर तक का, उसके जितने भी अमेंडमेंट्स है वो सारे के सारे अपनी बैच में कवर हो जाते हैं। यानी 31 अक्टूबर 2024 तक गवर्नमेंट ने जो भी अमेंडमेंट लाया है जीएसटी के रिलेटेड, आईडीटी के रिलेटेड, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है, वो सब के सब अपनी बुक में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एग्जाम मई 25 में है, तो उसको तो कुछ भी अलग से रेफर करना ही नहीं है। जो हम इस बैच में पढ़ेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, खत्म। लेकिन आप लोगों की एग्जाम तो कब है, सितंबर 25 में है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ से +3 मंथ्स के और अमेंडमेंट्स भी आपको एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो अभी तक आए ही नहीं है, क्योंकि हम तो अभी नवंबर फर्स्ट वीक में हैं। तो जैसे जैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस आते हैं फॉर योर एग्जाम, आईसीएआई जो भी अपना स्टैट्यूटरी अपडेट रिलीज करता है, उसका अलग से नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, रिविजन, क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अमेंडमेंट्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो टेंशन मुझे है कि जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उस दिन तक जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सब कुछ आपको टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिकॉज जीएसटी में ऐसा नहीं चलेगा कि आपने पुराना कुछ पढ़ लिया है और वही आप एग्जाम में चले गए, तो नहीं, क्योंकि आपका मोर देन 20% ऑफ द पेपर तो जो अमेंडमेंट्स रहते हैं, जो नई चीजें रहती है, उसमें से बनता है। तो ये चीजें तो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो अपनी बुक है उसमें आपको जो भी ग्रीन कलर से देखने मिलेगा, ग्रीन फॉन्ट से मैंने हैंड रिटन बुक में जो भी लिखा है, वो सब समझ जाना कि आपके अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट है, चेंज है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना मेरे बोले उसमें से आपका 20% ऑफ द पेपर तो बनने ही वाला है। तो जो भी अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, वो सब मैंने आपकी बुक में ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट करके दे दिए हैं। प्लस जैसे जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, आप जो भी अपना अटेम्प्ट चूज करते हो कि आपको मई में देना है, सितंबर में देना है, जैन में देना है, तो आपके लिए जो जो रेलेवेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आईसीआई अपना स्टार्ट अपडेट रिलीज करती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपको चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके नया पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है मैम, चलिए, तो ये हो गई बैच की बात, हमारी बात, बुक्स की बात, टेस्ट की बात कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। बोलो सब कुछ क्लियर? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता दो फटाफट से, वरना अब हम स्टार्ट करेंगे विथ द सिलेबस कि मैम कौन से चैप्टर्स है, क्या हम पढ़ेंगे। अभी तो पहली बार हम लाइफ में टैक्स वर्ड सुन रहे हैं, तो टैक्स होता क्या है, आईडीटी होता क्या है, हमको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताओ। वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले बता दो किसी को कोई डाउट है अबाउट द बैच, बुक्स, ड्यूरेशन, टेस्ट, वट एवर इट इज, यू कैन आस्क मी। नहीं तो लिख दो मैम ऑल क्लियर, तो हम आगे बढ़ेंगे। एक अपना रिवाज है कि भाई जब भी बच्चों को एकदम क्लास में मजा आ जाता है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में डालते हैं दिल दिल, आग आग,
बॉम बॉम इमोजीज। कभी आपके किसी सीनियर से सुना होगा कि रिद्धि मैम की क्लास में एकदम ऐसा मजा आ जाए, सब कुछ समझ आ जाए, याद आ हो जाए, तो बच्चे कमेंट सेक्शन को लिट बना देते हैं। अपने को बिल्कुल ऐसा कोरा कोरा खाली खाली कमेंट सेक्शन नहीं पसंद, एकदम इमोजी वाला खतरनाक दिल दिल आगा बॉम बॉम वाला कमेंट सेक्शन अपना होना चाहिए। मेरे को भी एनर्जी मिलेगी और आपको भी एनर्जी मिलेगी। तो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से दिल दिल आगा बॉम बॉम इमोजीज डाल के कि मैम सब एकदम क्लियर है, सब समझ में आ गया। आप तो अब चालू करिए, हम बहुत एक्साइटेड है लाइफ में पहली बार टैक्स पढ़ने के लिए। चलो एवरीवन फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, बोलना ना पड़े। हाँ जी मैम, लेट अस स्टार्ट। आय हाय इमोजीज इमोजीज इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पर्टिकुलरली हमको तो इंटर सीए लेवल पे एक ही टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है जिसका नाम है जीएसटी। मैम और भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं क्या? हाँ, कस्टम्स वगैरह भी होता है जो आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो एज सच अभी आपको मेरे साथ बस एक ही टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है जीएसटी। लेकिन उसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि टैक्स क्या होता है। टैक्स अगर कोई आपसे पूछ ले आके कि टैक्स क्या होता है, भाई तू सीए कर रहा है, बहन तू सीए कर रही है, एक बात बता टैक्स क्या होता है। कि तुम सीए लोग हो, रिटर्न विटर्न भरते हो, लोगों का टैक्स भरते हो, तो क्या हमको टैक्स वर्ड का मीनिंग पता है? चलो एनीवन, युक्ति, यशपाल, वासु, चिरायु, संके, हमको क्या टैक्स का मीनिंग पता है? कि मैम मतलब ऐसा मैम पता है पर हम बता नहीं पा रहे। हमको पता है कि टैक्स होता है, मतलब हम गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन ऐसा डेफिनेशन के बारे में कभी सोचा नहीं मैम, वो बस है। देखो टैक्स का मतलब होता है सिंपली एक कंपलसरी पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं पिक्यूनरी मॉनेटरी कंपलसरी पेमेंट, जो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को करना है। एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। मैम क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया हमारे लिए? भाई आपको ना लगता हो कि किया हो, लेकिन गवर्नमेंट ये देश चलाती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, रोड मिल रहा है, सब सिक्योरिटी मिल रही है, पुलिस है आपका ध्यान रख रही है। तो ये सारा चीजों को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास? जब हम उनको टैक्स भरेंगे तब तो ना उनको वो पैसा मिलेगा। तो क्या आज आप ऐसा बोल सकते हो मेरा तो मूड ही नहीं है, जस्ट लाइक राखी सावंत, नो मूड ऑफ पेमेंट, आई डोंट वांट टू मेक पेमेंट? क्या आप ऐसा गवर्नमेंट को बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, उठा के जेल में डाल देंगे। मतलब ये कोई वॉलेंटरी मतलब मेरी इच्छा है तो मैं टैक्स दूं, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं टैक्स नहीं दूं, ऐसा चलता है क्या? नहीं मैम, मतलब ये वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है जो हम अपने हिसाब से लगा तो कर देंगे वरना नहीं करेंगे। ये कंपलसरी पेमेंट है। ये क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, पिक्यूनरी पेमेंट है। पेमेंट भी कैसे? मॉनेटरी पेमेंट है, पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। अच्छा मैम, इसको हम बोलते हैं टैक्स। चलो फटाफट से मेरे को 2-3 टैक्स के नाम बता सकता है कोई? एक तो जो मैं ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीएसटी जो मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा मेरे को बताओ आपको कोई और टैक्सेस के नाम पता है क्या? कि हाँ मैम ये भी टैक्स होता है, ये भी टैक्स होता है। क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप्स के हमसे चार्ज करती है। तो एक टैक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी जीएसटी, उसके अलावा आपको कौन कौन से टैक्स के नाम पता है मुझे बताओ। मैम एक्साइज नाम का भी एक टैक्स होता है जो हमने सुना है। कस्टम ड्यूटी होता है, वेरी गुड, कस्टम ड्यूटी भी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ जब आप सीए फाइनल में आ जाओगे। मैम इनकम टैक्स होता है, उसको कैसे भूल सकते हैं? यस, इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट अपन से चार्ज करती है। अब क्या होता है कि इन टैक्सेस को हम मेजरली 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब अपना जो सीए इंटर लेवल पे पेपर 3 है वो टैक्सेशन है, जिसमें 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स है, 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैम हमको डिफरेंस तो बताओ, दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, आज मान लो हमारे साथ है अमीन फरीदी, ठीक है। अमीन बन गए, अमीन से सीए अमीन। जैसे ही सीए अमीन बने, मस्त 20 लाख पर एनम की नौकरी लग गई अमीन की। अब ये सैलरी आ रही है कटा टीडीएस,
सैलरी आ रही है आ रही है आ रही है, भरना पड़ा इनकम टैक्स। सुना होगा ना, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अरे यार इतना सारा इनकम टैक्स लगता है, आधा आधी इनकम तो सरकार ले जाती है, 30% इनकम तो सरकार ले जाती है। यानी जो पर्सन इनकम कर रहा है, जो पर्सन उस इनकम में से टैक्स का पेमेंट करने वाला है, वो सेम ही पर्सन है। मतलब क्या होगा, उई माँ, डायरेक्ट पिंच फील होता है। क्या बोला, द पर्सन पेइंग द टैक्स, the person paying the tax is the same person, the person paying the tax is the same person जो टैक्स का क्या करने वाला है, बर्डन बेयर करने वाला है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, हमको खुद को वो पिंच फील हुआ, हमको खुद को क्या हुआ, वो पिंच फील हुआ कि अरे यार मेरी इनकम हुई थी, मेरी इनकम जिसमें से सरकार इनकम टैक्स ले गई, मैंने सरकार को टैक्स पे किया और मैंने ही क्या किया, वो टैक्स का बर्डन भी बेयर किया। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। जिसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, कि जिसकी इनकम हुई उसने टैक्स भरा, जिसने टैक्स भरा उसने खुद ने उस टैक्स का क्या किया है, बर्डन बेयर किया है। करेक्ट मैम। चलो वही सामने, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ संके, है ना। संके, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? आई होप सो, यस। सो संके गए शॉप पे, मार्केट गए और संके ने लिया एक BMW। आय हाय, क्या बात कर रहे हो मैम, ज्यादा खुश ना हो, BMW इज बालाजी मसाला वेफर। मैम हमारी पॉकेट मनी के साथ तो हम यही अफोर्ड कर पाएंगे एज ऑफ नाउ। हाँ जी, तो संके ने क्या किया, एक 20 रुपीज का बड़ा वाला, चलो नॉट छोटा वाला, संके अमीर आदमी है, वो 20 वाला बड़ा बालाजी मसाला वेफर ले लिया। ठीक है मैम। अब एक बात बताओ, कभी आपने अगर कोई चीज खरीदी है और उधर MRP देखी होगी, तो नीचे ना ब्रैकेट में ऐसा छोटा सा लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कभी ऐसा पढ़ा है? जब लिखा होता है MRP ₹20, तो नीचे का है ना, सब ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बोलो ना। हाँ मैम, तो ये कौन से टैक्सेस है जो हम पे करके आ जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है? आपको पता है, एक्चुअली जो आप 20 रुपीज का चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उसमें से चिप्स तो मान लो सिर्फ 18.5 के ही होंगे या 18 के ही होंगे, और रिमेनिंग 2 और 1.5 का तो आप क्या दे के आ गए हो, टैक्स दे के आ गए हो, आपको पता ही नहीं चला। मतलब ये है शॉपकीपर, ये है शॉपकीपर, ये है संकी, सैंकी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम। चलो ये है सैंकी, आई थिंक इट्स सैंकी, ठीक है, ये है सैंकी। अब सैंकी ने क्या किया, यहाँ पे 20 रुपीज पूरा शॉपकीपर को पे कर दिया, और सैंकी तो मन में यही सोच रहे कि मैंने तो आज 20 रुपीज के चिप्स खरीदे, मैंने तो आज 20 रुपीज के चिप्स खरीदे। बट एक्चुअली सैंकी ने चिप्स तो 18.5 के ही खरीदे, और 1.5 का क्या किया, यहाँ पे टैक्स दे दिया है। अब ये टैक्स जो है वो शॉपकीपर जाएगा और जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। विच मीन्स कि हम एज बायर्स, हम एज कस्टमर्स क्या करते हैं, जो भी टैक्स का पैसा है ना, वो अपने सप्लायर को देके आ जाते हैं, सेलर को देके आ जाते हैं, और सेलर ऐसे सारे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके और फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। मतलब अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है और जिसकी जेब से वो टैक्स गया है, जिसने बर्डन बेयर किया है, ये दोनों कौन हो जाते हैं, अलग अलग लोग हो जाते हैं। गवर्नमेंट को पे किसने किया ये टैक्स का पैसा, मैम शॉपकीपर ने पे किया, जिसने BMW बेचा। और इसका बर्डन किसने बेयर किया, एक्चुअली ये टैक्स गया किसकी जेब से, तो मैम ये टैक्स तो सैंकी की जेब से गया था। तो ऐसे केस में बर्डन बेयर किया कस्टमर ने, नाम में ही तो लिखा है कस्टमर, जिसको कष्ट से मरना है वही तो कस्टमर है, तो वो क्या करेगा, हमेशा बर्डन बेयर करेगा टैक्स का, वेयर पेमेंट कौन करेगा, शॉपकीपर जाके करेगा। तो अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे दोनों टैक्सेस का डिफरेंस समझने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए इजी होता होगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? हमने दोनों के डिफरेंसेस समझे, राइट मैम। तो आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा वो टैक्स है जो कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी होता है, और कौन सा टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है? मैम ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना इजी होता होगा, क्योंकि हम तो दिन में कितनी चीजें खरीदते हैं जिसमें हम टैक्स दे दे के आ जाते हैं और हमको शायद रियलाइज भी नहीं होता।
जब मैम आपने ये पानी की बोतल खरीदी होगी, इसमें भी आपने जीएसटी भर दिया होगा साथ में। आपने मैम जब ये फोन खरीदा होगा, तब इसमें भी साथ में आप जीएसटी भर के आ गए होंगे। लेकिन इनकम टैक्स तो हमको खुद से अपनी इनकम से काट के गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो मैम उसमें तो दुख होता है, पिंच होता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश करेंगे, कम पे करेंगे, तो इसका कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यही डिफरेंस है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, वो डायरेक्टली हम उस पर्सन से नहीं लेते हैं, उस पर्सन को हम गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, गुड्स और सर्विसेज में से हम टैक्स निकाल के क्या कर देते हैं, एज सप्लायर्स गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इसका जो कलेक्शन होता है ना, वो कंपैरेटिवली इजी होता है, और इसका जो कलेक्शन होता है, इसका गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, लेस इजी होता है इस डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना, इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि लोग टैक्स की चोरी वगैरह ना करें। चलो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इनकम टैक्स का आइडिया है, कभी सुना होगा, तो एक क्वेश्चन पूछती हूं, मुझे बताना है ना। चलो, हमारे साथ है युक्ति, वी हैव युक्ति कोठारी, ठीक है। लेट अस से आज युक्ति ने 2 लाख रुपीज अर्न किए हैं, एंड दिस इज द ओनली इनकम। युक्ति ने पूरे साल में सिर्फ 2 लाख रुपीज ही अर्न किए हैं। वेरे सामने वी हैव मिस्टर मुकेश अंबानी, वी हैव मिस्टर मुकेश अंबानी, जो ऑलरेडी मैम पता नहीं कितने हजार करोड़ कमा रहे हैं, उसमें प्लस उन्होंने अलॉन्ग विद जो उनके थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज वो हर साल कमा रहे हैं, प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा 2 लाख उसमें और कमा लिए। तो क्या इन दोनों लोगों पे हम बोलेंगे कि क्या युक्ति पे और मिस्टर मुकेश अंबानी पे सेम इनकम टैक्स लगेगा क्या? बताओ। चलो, युक्ति ही मुझे इसका आंसर देगी, या सब लोग आंसर देके बताओ फटाफट से कि अगर युक्ति की बस टोटल इनकम ही पूरे साल में 2 लाख रुपीज है, एंड मिस्टर मुकेश अंबानी जो ऑलरेडी थाउजेंड करोड़ कमा रहे हैं, एंड प्लस एक्स्ट्रा 2 लाख और कमा लिए, तो ये जो 2 लाख दोनों ने कमाए हैं, क्या इस पे सेम इनकम टैक्स लगेगा कि अलग अलग लगेगा? मैम ऑफ कोर्स अलग अलग लगेगा। इतना आइडिया तो हमको भी है कि गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ 2.5 लाख 5 लाख तक तो आपको टैक्स ही नहीं भरना है, फिर और इनकम बढ़ती है तो 5%, 10%, 30%, ऐसे जिसकी जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाती है मैम, उतना उतना गवर्नमेंट क्या करती जाती है, टैक्स बढ़ाती जाती है। मतलब जिसकी पे करने की कैपेसिटी ज्यादा, उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, और ज्यादा टैक्सेस लेगी। तो हम देखते हैं कि भाई किसकी एबिलिटी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर कोई बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उससे टैक्स लेना छोड़ो, उसको तो गवर्नमेंट और क्या करती है, इंसेंटिव देती है, बेनिफिट देती है, सब्सिडीज देती है। तो यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, उससे हम क्या करेंगे, ज्यादा टैक्सेस लेंगे, जिसकी एबिलिटी टू पे ज्यादा है उससे और ज्यादा टैक्स मांगेंगे। ये डायरेक्ट टैक्स का एक नेचर है कि वो प्रोग्रेसिव होता है। वेरेज जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो अब अपने क्वेश्चन में जैसे कि सैंकी गए थे बीएमडब्ल्यू लेने, और मिस्टर मुकेश अंबानी चले गए बीएमडब्ल्यू लेने, तो क्या दोनों को वो चिप्स का पैकेट 20 रुपीज में ही मिलेगा? हाँ मैम, मतलब दोनों ने ही क्या किया, 18 का चिप्स और 2 रुपीज का उसमें इंक्लूसिव टैक्सेस जीएसटी क्या किया, शॉपकीपर को देके आ गए। मतलब, और मान लो कोई बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है जिसकी इनकम ही 0 है, वो भी अगर किसी से उधार लेके भी चिप्स लेने गया, तो क्या उसको भी सेम टैक्स भरना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। रिग्रेसिव मतलब हम देखेंगे नहीं कि कौन कितना पे करने के लिए केपेबल है, हमको जितना टैक्स लेना है हम सबसे उतना टैक्स क्या करेंगे, ले ही लेंगे। We are not going to see the capacity. We are not going to see the capacity of the person who is paying the taxes. हमारा फिक्स है कि हमको क्या चाहिए, इतना इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। यानी बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में हम पर्सन को देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हम क्या करते हैं, पर्सन को देखते हैं कि हम कौन से पर्सन से टैक्स ले रहे हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, वैसे टैक्स लो। वेयर रिग्रेसिव में हमको पर्सन से मतलब नहीं है, चाहे सैंकी जाए, युक्ति जाए, अंबानी जाए, टाटा जाए, कोई भी जाए, हमको तो सेम ही टैक्स चाहिए। मतलब क्या गुड्स बिक रहे हैं, क्या सर्विस बिक रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बोलेंगे कि यहाँ पे चिप्स इंपॉर्टेंट हो गया कि चिप्स बिका तो 2 रुपए का टैक्स चाहिए, विच मीन्स डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली पर्सन पे लगता है, इंसान पे लगता है, जो कमा रहा है वो भर रहा है, उसकी कैपेसिटी देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या हो जाता है, गुड्स या सर्विसेज पे लग जाता है कि भाई गुड्स बिका तो हमको टैक्स चाहिए, चाहे किसी ने भी खरीदा हो, कुछ भी किया हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, विद दिस एक्सप्लेनेशन क्या आप सबको ये समझ में आया कि टैक्स क्या होता है? नेक्स्ट हमको क्या ये समझ में आया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
फटाफट से बोलो, समझ आया, मजा आया और याद हुआ क्या? मैम नोट्स में से पढ़ाओ ना। बिल्कुल, चलो। कम टू जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? लेट अस सी, क्या हमने जो पढ़ा है वही टैक्स होता है क्या? मैम एक पिक्यूनरी बर्डन, पिक्यूनरी मतलब मॉनेटरी बर्डन, कंपल्सरी बर्डन जो इंडिविजुअल्स पे या प्रॉपर्टी ओनर्स पे गवर्नमेंट ने डाल रखा है ताकि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। इट्स अ पेमेंट एक्सैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो हमसे पेमेंट मांगती है। एक्सैक्टेड मतलब निकलवाना, पेमेंट कलेक्ट करना, पेमेंट लेना। तो जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो हमसे क्या करती है? ये पेमेंट निकलवाती है, ये पेमेंट लेती है ताकि हम क्या कर सके? गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। ये कोई डोनेशन नहीं है, आप एहसान नहीं कर रहे, आप दान नहीं दे रहे गवर्नमेंट को कि जाओ गवर्नमेंट दिया हमने तुमको टैक्स। ना बाबा ना, तुमको झक मार के देना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाता है? एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ये कोई वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है, आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ऐसा सब एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है? मतलब इतनी वैल्यू नहीं है आईसीआई कि आपको पूछेगी व्हाट इज टैक्स, पूछ ले तो मजा आ जाए कि उससे इजी तो कोई पेपर ही नहीं है, बट वैसा नहीं आता है। ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। ओके मैम, चलो। अब टैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जिसकी एबिलिटी हायर उसको हम टैक्सेस लेंगे हायर। वेरेज इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है, जहां पे सब इक्वली ही पूरा का पूरा बर्डन बेयर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ किसकी कितनी एबिलिटी है। यहाँ पे बर्डन क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। मेजर रीजन कि हमने इसका नाम इनडायरेक्ट रखा है, मतलब जिससे टैक्स चाहिए ना, डायरेक्टली उससे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू उससे वो पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बर्डन जो टैक्स पे कर रहा है ना, वो और आगे अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है। सो द पर्सन पेइंग द टैक्सेस इज नॉट द सेम एज पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ दोज टैक्सेस। वेयर एज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो पर्सन टैक्स पे करता है वो हिमसेल्फ उसका बर्डन बेयर कर लेता है। The person paying the tax to the government directly bears the incidence of tax, whereas the person paying the tax to government collects the tax from the ultimate customer. मतलब टैक्स का इंसिडेंस क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है टू द अदर पर्सन। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन विद द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जो आपको फास्ट में राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको कस्टम ड्यूटी सीए फाइनल लेवल पे मैं ही पढ़ाने वाली हूं, और जीएसटी हम अभी सीए इंटर लेवल पे पढ़ ही रहे हैं। बोलो एवरीवन, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब पर्टिकुलरली टैक्स का मीनिंग समझने के बाद हमको एक ही इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूरे इंटर लेवल पे पढ़ना है, जिसका नाम है जीएसटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? मैम गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? मैम गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ए आपके बाबू वाला फुल फॉर्म नहीं, अपना वाला फुल फॉर्म, लॉ वाला फुल फॉर्म। इट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ऐसा एक टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोल देते हैं। ये हमने समझा भी कि इनकम टैक्स तो एक पर्सन पे लग रहा है, जिस पर्सन की इनकम है उस पे लग रहा है। वेयर जीएसटी तो ऐसा टैक्स है जो चिप्स पे लगा, चिप्स बिका तो टैक्स लगा, मोबाइल बिका तो टैक्स लगा, टीचिंग किया, मान लो आज आपने लेक्चर्स परचेस करे तो आपकी लेक्चर्स की जो फीस है उसमें भी 18% तो क्या है? जीएसटी है, जो गवर्नमेंट को दे देना है। ओ यस मैम, यानी सारे गुड्स सारे सर्विसेज में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टैक्स यहाँ पे आ ही जाता है। किसी को पता है क्या जीएसटी कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? जीएसटी का हैप्पी बर्थडे कब है? When is the happy birthday of goods and services tax? Anyone? चलो ये तो मैम बिल्कुल जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया। हाँ, जीएसटी का बर्थडे मैम ज्यादा पुराना तो नहीं है जीएसटी, हमको लगता है कि अभी अभी कभी आया था, हमने बीच बीच में सुना था।
एनीबडी हैज एन आइडिया विच ईयर? ए वेरी गुड गाइस, तुमको तो पहले से सब आता है, मैं क्या पढ़ाऊं। 1 जुलाई मैम, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में आया था। ये जीएसटी का हैप्पी बर्थडे है। एंड फन फैक्ट कि 1 जुलाई को सीए डे भी होता है, यानी हमारा ही दिन गवर्नमेंट ने चूज किया था जिस दिन उन लोगों ने क्या किया, जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करा। तो एक जेन्युइन डाउट है मैम, अगर 2017 में जीएसटी आया तो क्या उसके पहले गुड्स और सर्विसेज बिकने पे कोई टैक्स ही नहीं था? जीएसटी तो 2017 में आया, तो जीएसटी आने के पहले जब हम लोग गुड्स या सर्विसेज परचेज सेल करते थे तो क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं था? मैम हम दुबई थे, हम टैक्स फ्री कंट्री थे, हम मजे कर रहे थे, ऐसा है क्या? चलो, डू यू हैव एन आइडिया कि बिफोर 2017 जब जीएसटी आया ना, तब ऐसे बहुत नारे लगाए गए थे, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ये क्या था मैम वन नेशन वन टैक्स? इसके आने के पहले क्या था? क्या आप लोगों ने कभी सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे नाम सुने हैं? हाँ मैम, जो अब नहीं लगते, क्यों? क्योंकि ये सब 2017 के पहले, जीएसटी आने के पहले के टैक्सेस थे, जिनको अब आफ्टर जीएसटी बिंग इम्प्लीमेंटेड सबको मर्ज कर दिया, सारे अलग अलग टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। पर मैम क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? जब पहले से सारे टैक्सेस चल रहे थे, अच्छा खासा अपना टैक्सेशन रिजीम था, तो आपको ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उन सबको हटा के और हमको एक टैक्स लाना पड़ा, जीएसटी? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। चलो, इसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। एक हम मस्त आज स्टोरी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, है ना। मेरा एक नेबर था अंकित, मेरा एक नेबर था अंकित, है ना। अंकित के पापा के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि हम लोग तो ऐसा सब कलेक्टिवली अंकित से जलते थे कि भाई जिंदगी हो तो इसके जैसी, मस्त इसको पॉकेट मनी मिलती है, चिल करता है, घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है। ये बात है 2016-17 की, जीएसटी आया था उसके पहले की बात। ओके मैम, तो अब क्या हुआ? अब मेरा तो तब जस्ट 12th क्लियर हुआ था, मैंने सीपीटी ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा बस अपन तो अब क्या करेंगे, सीए बनेंगे, मैं मस्त पढ़ाई पे लग गई। लेकिन अंकित, क्योंकि उसके पापा मम्मी के पास तो इतना पैसा था, तो अंकित ने बोला अरे अपन तो चिल कर रहे, घूम रहे, फिर रहे। एंड एक दिन सडनली अंकित के पापा को ऐसा रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो बिगड़ गया। अंकित की मम्मी ने बोला मेरे पैसों पे घूम रहा है, तू तो बिगड़ गया है, आज से तेरा पॉकेट मनी बंद, अब तुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अंकित मुझसे बड़ा भी था, अंकित बेसिकली मुझसे 3-4 साल बड़ा था, भाई उसका तो ऐसा कमाने का टाइम आ गया था। अंकित तो चिल कर रहा है लाइफ में, कॉलेज जाता था, बस बीकॉम करता था, बीकॉम हो गया था एंड मजे। तो अब अंकित के पापा ने बोला भाई तू बीकॉम हो गया है, तू ग्रेजुएट हो गया है, अब तेरे को कुछ कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? ऐसा एकदम चिल्ला के अंकित को बोला पॉकेट मनी बंद। अंकित का भी ईगो हो गया हर्ट, ऐसा वो सा ईगो होता है ना इस एज में, अरे आप क्या, मैं आपको कमा के दिखाऊंगा। तो अंकित ने बोला डन पापा डन, मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो, मैं डालूंगा फैक्ट्री और मैं आपको कमा के दिखाऊंगा। अब ऐसे केस में पापा ने पूछा भाई किस चीज की फैक्ट्री डालेगा? तो अंकित ने बोला बॉटल की। पापा ने बोला क्यों? बोले आप नहीं समझोगे पापा, बॉटल आजकल बहुत सबसे ज्यादा यूज होती है हर चीज में, तो बॉटल बनाएंगे अपन, कांच की, हर तरह की अपन बॉटल बनाएंगे। पापा ने बोला चल भाई ठीक है, तेरी इच्छा। तो फाइनली अंकित डिसाइडेड कि अंकित को क्या करना था, अंकित को क्या करना था, बॉटल का प्लांट लगाना था। अब इसके लिए अंकित ने सबसे पहले, अब मैं तो अहमदाबाद रहती थी, ठीक है, अंकित मेरे नेबर, तो अंकित ने क्या किया, अहमदाबाद के लोकल मार्केट में गया। अंकित अहमदाबाद के लोकल मार्केट में गया, वहां से कुछ रॉ मटेरियल्स परचेस करना चालू कर दिए फॉर द बॉटल, कि क्या ग्लास फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर रहे, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब काम चल रहा है, रॉ मटेरियल परचेस करने गए। जैसे ही रॉ मटेरियल्स परचेस किए, बिल में ऐसा कुछ दिखा अंकित को कि जब ग्लास बताया तब तो बोला कि 5000 का है, और जब खरीद लिया तो बिल में ऐसी वाट लगा दी, अपनी बिल में वाट लगा दी। अब अंकित ने सोचा कि यार किसको पूछे, कौन समझेगा ये सब, किसको आता होगा। अंकित ने सोचा चलो अच्छा मौका है, रिद्धि को कॉल करते हैं, एक चांस तो मिला कॉल करने का। तो अंकित ने क्या किया, मुझे कॉल किया, मैंने फोन उठाया, हेलो हाय अंकित भैया बोलो, बड़े थे ना। तो अंकित ने बोला अरे भैया मत बोल, मैंने कहा अरे बोलना यार क्या काम है। उसने बोला कि यार मैं इतना रॉ मटेरियल लेने आया था और इन्होंने इधर मेरी वाट लगा दिया। मैंने बोला हाँ फोटो भेजना तो, एंड ही सेंट मी बिल का पिक्चर। तब मैंने अंकित को समझाया कि अरे वो वाट नहीं, वो वैट है। वैट मतलब
वैल्यू एडेड टैक्स। जब भी तुम क्या करोगे, कोई गुड्स परचेज करोगे ना इधर उधर जाके, जब भी तुम कोई गुड्स परचेज करोगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, तुमसे एक वैल्यू एडेड टैक्स नाम का टैक्स ले लेंगे। तो अंकित ने बोला अच्छा, मतलब ये मेरे को कोई गेला नहीं बना रहा, मेरे साथ कोई फूलिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर है ये टैक्सेस लगते हैं। मैंने बोला हाँ भाई, नॉर्मली सारे गुड्स के सेल पे ये वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। उसने बोला अच्छा ठीक है चलो। फिर यहाँ पे अहमदाबाद से ज्यादा कुछ काम हो नहीं रहा था अंकित का। अंकित ने सोचा अपन चलते हैं मुंबई, एंड अंकित पहुंच गया मुंबई और रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। अब वहां से अंकित ने कुछ खरीदा और उनको बिल में दिखा सीएसटी। नाउ अंकित वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर मैं कोई कुछ खरीदूंगा तो मेरी वैट तो लगने वाली है, मुझे एक वैल्यू एडेड टैक्स नाम का टैक्स भरना पड़ेगा, वैट। लेकिन ये सीएसटी क्या है? अंकित ने सोचा अरे एक और मौका मिल गया रिद्धि को कॉल करने का। अंकित ने दोबारा से कॉल किया, बोले हेलो रिद्धि। मैंने बोला हाँ अंकित भैया। अरे भैया मत बोल। मैंने कहा अरे बोलना यार। तो अंकित ने बोला यार आपने मुझे बताया था ना रिद्धि कि एक वैट नाम का टैक्स लगता है, पर यहाँ तो सीएसटी हो रहा है, ये सीएसटी क्या है? मैंने बोला अहमदाबाद में नहीं हो क्या? अंकित ने बोला नहीं, मैं तो बाहर आ गया था। मैंने बोला अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब भी आप इंट्रा स्टेट गुड्स परचेज करोगे ना, इंट्रा स्टेट मतलब गुजरात से गुजरात में, अहमदाबाद कहाँ है गुजरात में, तो अगर आप गुजरात से गुजरात में गुड्स सेल परचेज करते हो ना तो वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गुजरात से बाहर चले गए, अब आप तो महाराष्ट्र चले गए, मुंबई में हो, तो ऐसे केस में जब आप इंटर स्टेट गुड्स में डील करते हो, इंटर स्टेट गुड्स में, तब आपको कौन सा टैक्स लग जाता है? सीएसटी, विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब आप क्या करोगे, इस स्टेट से बाहर जाके परचेसेस करने लग जाओगे, तब क्या हो जाएगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम का सीएसटी लगने लगता है। अंकित ने बोला ओके, गुजरात में गुड्स के लिए मुझे वैट लग जाएगा और गुजरात के बाहर गुड्स के लिए सीएसटी लग जाएगा। थैंक यू रिद्धि। मैंने बोला चलो कोई नहीं, मेरा सारा सीए का ज्ञान का फायदा तो आप ही ले रहे हो। ऐसा बोल के मैंने फोन रख दिया। अब अंकित ने सोचा कि यार रॉ मटेरियल्स मिल गए, फैक्ट्री सेटअप हो गया, सब हो गया, फैक्ट्री एकदम ऐसे सुंदर सी बनानी है, फैक्ट्री एकदम मस्त दिखनी चाहिए, मजा आ जाना चाहिए कि कोई फैक्ट्री में घुसे ना, घुसते से ही अपन को ऑर्डर दे दे। इसके लिए अंकित पहुंच गए शाहरुख खान के घर। हाँ मैम वो क्या करेगा? शाहरुख खान नहीं करेगा, शाहरुख खान की बीवी करेगी। मुंबई में तो था ही अंकित, तो वो कहाँ पहुंच गया? सीधा एसआरके के घर मन्नत में पहुंच गया। किससे मिलने? गौरी से मिलने। क्यों मैम? क्योंकि गौरी की इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है, डी डेकोर नाम की। उसने बोला हाँ। मैंने बोला ठीक है ना, चले जाना, एसआरके को बोलना कि रिद्धि रिद्धि मेरी फ्रेंड है, रिद्धि के रेफरेंस से हूँ, तो अंदर ले लेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकित गया, सीधा मेरा रेफरेंस दिया एंड अंकित को अंदर बुला लिया शाहरुख खान ने। गौरी से मिला, सब डिसाइड कर लिया, फाइनल हो गया कि ऐसा ऐसा फैक्ट्री बनाना है, ये इंटीरियर डेकोरेशन करना है। गौरी ने बोला पैसा अपने को एडवांस चाहिए और इनवॉइस पकड़ा दिया अंकित के हाथ में, जिसमें कोई तो टैक्स लगा था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। अंकित ने बोला अरे यार ये क्या हो रहा है? दोबारा अंकित गया फटाफट से वॉशरूम। हेलो रिद्धि। मैंने हाँ अंकित भैया। अरे भैया मत बोल। मैंने कहा अरे बोलना यार। तो अंकित ने बोला यार आपने बताया था ना कि मुंबई में तो सिर्फ एक सीएसटी नाम का टैक्स लगता है, शाहरुख खान भी लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करता है क्या कि मेरे से सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहा है? मैंने बोला अरे क्या लिया? बोले इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया, सर्विस। मैंने बोला अरे भाई, बोले भाई मत बोल। मैंने कहा सुनना यार, अगर गुड्स परचेज करते हैं ना, गुड्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। जब आप सर्विसेज परचेज सेल करते हो ना, तो सर्विस टैक्स लगता है। उसमें इंटरस्टेट इंट्रास्टेट कुछ नहीं होता, पूरे इंडिया में एक ही सर्विस टैक्स लग जाता है। तो अंकित ने बोला अरे बाप रे, चक्कर आने लग गए, कितने सारे टाइप के टैक्सेस। लेकिन फाइनली अंकित वॉज हैप्पी कि चलो मेरा सारा परचेज हो गया, मेरी फैक्ट्री सेटअप हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेरा मौका आएगा कि मैं लोगों को गुड्स बेचूंगा और लोगों से वैट और सीएसटी कलेक्ट करूंगा। मैंने बोला अरे भाई थांबा, आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे, अब आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट क्या लगाती है? एक्साइज नाम का एक और टैक्स लगाती है। बस यहां अंकित ने बोला हो गया, मुझसे ना हो पाएगा। एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्सेस, परचेज टैक्सेस, कितने सारे टाइप के टैक्सेस है, लग्जरी टैक्सेस। मैं इन सबके साथ डील करूं, टैक्सेस को समझूं, या मैं धंधा करूं, कंप्लायंसेस करूं? तो ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ अंकित को नहीं, अंकित के पास तो चलो फिर भी एक ऑप्शन था कि मुझे कॉल करके समझ लेता। नॉर्मल लोगों को इतना टैक्स और फाइनेंस का आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या करे? इतने सारे टैक्सेस को समझे, उनके कंप्लायंसेस करे एंड प्लस उनके लूप होल्स के साथ डील करे या बिजनेस करे। गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम समझ में आने लग गई थी। प्लस जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का। अब जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मैम हम खाने के लिए भी जाते हैं और उनकी एम्बियंस, उनकी सर्विसेज के लिए भी जाते हैं। तो फिर इस पे वैट लगाया जाए या इस पे सर्विस टैक्स लगाया जाए?
अब ये चीज तो ऑलरेडी बहुत क्लियर नहीं थी। तो ऐसे कुछ चीजें जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिनका डिस्टिंक्शन ही क्लियर नहीं है कि उनको गुड्स मानना चाहिए कि सर्विस मानना चाहिए, तो उनपे ढेर सारी गवर्नमेंट वैट भी लगा देती थी, लोग वैट भी लगा देते थे और सर्विस टैक्स भी लगा देते थे। मतलब एक ही चीज में दो दो टैक्सेस लगाओ। प्लस इसके अलावा एक प्रॉब्लम और क्या थी, मान लो 100 रुपीज के गुड्स है, मैन्युफैक्चर हुए, उस पर 10 रुपए का एक्साइज तो लग गया, फिर सेल्स करते टाइम पूरे 110 पे दोबारा से वैट लगता था। मतलब ऐसे केस में हम इस एक्साइज वाले टैक्स के ऊपर भी और टैक्स भर रहे हैं, जिसको हम कास्केडिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। एक बार एक्साइज लग चुका है एंड अब आपको फिर से कोई और टैक्स लगाना है तो सिर्फ इस 100 पे लगाओ ना। इस लगे हुए टैक्स के ऊपर आप और टैक्स क्यों लगा रहे हो? मान लो कि वैट 20% है तो 20% 100 का लगाओ ना। 110 का 20% लगाओगे मतलब आपने इस 10 के ऊपर भी और टैक्स लगा दिया, जो तो खुद ऑलरेडी अपने आप में एक तरीके का टैक्स था। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि मल्टीपल टैक्सेस का कंप्लायंसेस कैसे करें। गुड्स है कि सर्विस है, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वैट भी लगा दो, सर्विस टैक्स भी लगा दो। इतने सारे टैक्सेस के बारे में समझना, प्लस एक्साइज के ऊपर वैट और लग रहा है। अंकित ने बोला भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को बिजनेस करना ही नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा था, जिससे गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमको अब ये सारे के सारे अलग अलग टैक्सेस को खत्म करके, बंद करके, मर्ज करके और क्या बनाना चाहिए? वन नेशन वन टैक्स बनाना चाहिए, जिसको मर्ज करके आज सारे गुड्स, सारे सर्विसेज, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, कुछ भी है, सबके ऊपर बस एक टैक्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। बोलो जीएसटी क्यों आया? की कहानी आपको समझ में आई क्या? कोई चीज की देखो, जीएसटी समझने से पहले ये समझना जरूरी है ना कि जीएसटी को लाया ही क्यों। बिकॉज जीएसटी आने के पहले भी हमारे अर्लियर टैक्सेस तो थे ही। तो अर्लियर टैक्सेस में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा? तो वो पूरा प्रॉब्लम आपको समझाया, विच इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन द मॉड्यूल, कि पुराने टैक्सेशन रिजीम की डेफिशिएंसीज क्या थी। ये डेफिशिएंसीज को समझने के लिए हम जीएसटी लाए, और फिर जीएसटी क्यों लाए, किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, ये सब कहानी कहानी में हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैं अब आपको नोट्स में से करवाऊंगी। पहले मुझे बताओ, ये सारे टाइप ऑफ टैक्सेस, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सब समझ में आया? कब क्या कौन सा टैक्स लगता था पहले, ये भी हमको आइडिया होना चाहिए। बोलो ना एवरीवन। यस मैम। भूख लग गई क्या? फटाफट फटाफट से आंसर दो रे। यस मैम, यस मैम, आ रहा है सब कुछ हमको समझ में। परफेक्ट। चलो, तो हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मैम जेनेसिस मतलब जन्म कुंडली समझ लो, या उसका हिस्ट्री समझ लो कि कब कैसे कहाँ जीएसटी इंडिया में आया था। तो देखो, ये पूरा पेज आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक भी डेट आपको लर्न नहीं करनी है, बस आपकी मॉड्यूल में दी है तो मैंने भी नोट्स में दे दिया है। लेकिन आईसीआई इतनी वेली नहीं है कि आपसे एमसीक्यू में या कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछेगी कि बताओ लोकसभा में बिल कौन सी डेट को पास हुआ था। ऐसा सब नहीं होता है, दे डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। ऐसे तो देखो आईसीआई कुछ भी कर सकती है, बट जनरली 99.99999% वो ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे। तो ये चीज बस हमको रीड करनी है, हमको पता होना चाहिए कि अच्छा कब क्या हुआ था, उस पर ज्यादा दिमाग लगा के उसको लर्न नहीं करना है। जो भी चीज आपको एग्जाम के लिए लर्न करनी होगी ना, वो मैं आपको क्लास में मेरे साथ लर्न करवाऊंगी। तो अनलेस मैं आपको कोई चीज लर्न नहीं करवा रही, मतलब समझ जाना कि ये सब रीड वंस है, नॉलेज के लिए है, पता होना चाहिए बस। याद जो करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको मेरे साथ करवाऊंगी। ठीक है मैम। तो जेनेसिस क्या बोलता है कि जीएसटी लॉन्च कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। पहली ऐसी कंट्री दुनिया में जिसने सोचा था कि जीएसटी जैसा एक टैक्स होना चाहिए जो वन नेशन वन टैक्स हो, सब चीजों पे एक ही टैक्स लगे, वो था फ्रांस। तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री इन एंटायर वर्ल्ड। हाँ, ये शायद एमसीक्यू में फिर आ जाए, ऐसा एक पॉइंट है कि पहली कौन सी कंट्री थी पूरी दुनिया में जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, जिसने ऐसा सोचा भी कि ऐसा वन नेशन वन टैक्स अपन ला सकते हैं। तो इट वॉज फ्रांस विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एवर इम्प्लीमेंट जीएसटी। एंड उसके बाद सबको आइडिया बहुत अच्छा लग गया, तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको कॉपी कर लिया। एंड प्रेजेंटली इंक्लूडिंग इंडिया मोर देन 160 कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया है। जेनेसिस क्या है? तो 2000। मैम कब कब कब? 2000। आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे और मैं जस्ट पैदा हुई थी। क्या बात कर रहे हो मैम? इनफैक्ट मेरे पैदा होने के पहले की ही बात है ये भी। आई वॉज बोर्न ऑन 20 दिसंबर 2000। तो इसके पहले इस साल के बीच में ही कभी ना कभी क्या हुआ था,
तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सोचा कि जीएसटी जैसा कुछ अपन को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। मतलब आप और मैं बॉर्न भी नहीं हुए थे, मैं तो होने वाली थी, तब गवर्नमेंट को लगा कि बस अब परफेक्ट टाइम आ चुका है, जीएसटी पढ़ाने वाली बॉर्न होने वाली है, तो अब अपन क्या करते हैं, जीएसटी को इंडिया में ला देते हैं। तो बस ऐसा मेरे बर्थडे का ही वो लोग वेट कर रहे थे। और फिर 2000 में क्या हुआ कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी मूड किया, मूड मतलब सेटअप किया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया और एक कमिटी को एस्टैब्लिश किया कि वो कमिटी क्या करेगी, अब देखेगी इंडिया में कैसे जीएसटी लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब स्टडी करे, सब समझे। उसके लिए हमने एक कमिटी को सेटअप करा। देन 4-5-6 साल कमिटी ने काम किया एंड 2006-7 में जो तब जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने टड़ी टड़ी में होशियारी में बजट में अनाउंस भी कर दिया कि भाई 1 अप्रैल 2010 से तो हम जीएसटी ला देंगे इंडिया में। एंड उसके बाद जीएसटी डेडलाइंस को मिस करता गया एंड फाइनली दिसंबर 2014 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब ये चीज आपने सोशल साइंस में 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में कभी तो स्कूल में पढ़ी होगी कि अगर कोई भी एक्ट बनना होता है ना, तो एक्ट बनने के पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको असेंट करते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद वो बिल अल्टीमेटली क्या बनता है, एक्ट बनता है। पहले हम क्या करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में, जो आता है फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, अल्टीमेटली वो फिर क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो वैसे ही जीएसटी लाने के लिए हमने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था। क्यों मैम, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत थी, अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि क्यों जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा था। अभी ये समझो क्यों, वो बाद में समझाऊंगी। तो हमने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल हमने इंट्रोड्यूस करा कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, हमको जीएसटी लाना है। फिर 2015 में लोकसभा में पास हुआ, फिर 2016 में राज्यसभा में पास हुआ, फिर 2016 में प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया कि यस, और फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। देन उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी यूटी, जीएसटी, ये सब क्या है मैम, अलग अलग टाइप के जीएसटी जिनके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, सारे अलग अलग टाइप के जीएसटी, कौन कौन से टाइप के टैक्सेस है जिनके बिल्स इंट्रोड्यूस किए, एक एक करके सारे स्टेट ने अपना अपना एक्ट पास किया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, 30 जून 2017 को एक जम्मू कश्मीर को, तो तब होशियारी हमेशा से थी ही, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स ने क्या कर दिया, अपना अपना एसजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी मतलब स्टेट, अपना अपना रिस्पेक्टिव स्टेट का जीएसटी एक्ट क्या कर दिया, पास कर दिया और क्लियर कर दिया। एंड तो बस इसीलिए फिर 1 जुलाई से क्या हो गया, जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया। एंड उसके एक हफ्ते बाद 7 दिन लगे और महबूबा भी मान गई। एंड 8 जुलाई को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी एक्ट पास हुआ। एंड आज की तारीख में टुडे जीएसटी, प्रेजेंटली जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बिना किसी एक्सेप्शन के आज जीएसटी पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी गुड्स सर्विसेज में आप डील करो, जीएसटी ही एप्लीकेबल है। इसलिए तो बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, कि पूरा इंडिया का हर कॉर्नर, एनी गुड्स सर्विसेज दैट यू आर डीलिंग इन, बस एक ही तरीके का टैक्स लगेगा, जिस टैक्स को हम क्या बोल देंगे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोल देंगे। परफेक्ट मैम। तो व्हाट इज जीएसटी, क्या है जीएसटी, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। परफेक्ट। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जो मैंने आपको समझाया कि क्या जरूरत आ गई थी ऐसी तो कि हमको जीएसटी लाना पड़ा इंडिया में। तो भाई जीएसटी इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो पुराने अर्स्टवाइल मतलब तब का जो टैक्सेशन रिजीम था, उसमें बहुत सारे इल्स थे। मैम इल्स मतलब बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम, डेफिशिएंसीज थी। वो सारी डेफिशिएंसीज क्या थी, ये सारी थी जिनको सॉल्व करने के लिए नीड हो गई थी कि जीएसटी को इंडिया में लाना पड़े। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट वाज द नीड, तो उनको बताओ कि पुराने टैक्सेशन रिजीम में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करने के लिए जीएसटी लाना था, एंड प्रॉब्लम्स क्या थी वो आपको बतानी पड़ेगी। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन द अर्ली टैक्सेशन रिजीम, कि पुराने टैक्सेशन रिजीम में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डेफिशिएंसीज थी, वो समझाओ। तो ये 4 पॉइंट लिख के आने, जो हम ऑलरेडी अंकित की कहानी में समझ चुके हैं। सबसे पहला क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट। मैम कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लगना। जैसे कि 1000 रुपीज के गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, एग्जाम्पल 12.5% का एक्साइज है, तो 125 का लग गया एक्साइज।
तो गुड्स हो गए 1125 के। अब इसके ऊपर दोबारा से जब वैट लगेगा ना 14%, तो वो इस एक्साइज की फिगर पे भी लग गया है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स पे भी हमसे टैक्स और कलेक्ट कर रही है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू तो हमको और बढ़ गया। हमने टैक्स के ऊपर और कुछ परसेंटेज से टैक्स पे किया, जिसको हम कास्केडिंग बोलते हैं। वो एक प्रॉब्लम था जो अब जीएसटी में सॉल्व हो गया, बिकॉज कभी भी जीएसटी के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लगाती है। दूसरा, डिस्टिंक्शन ही क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ चीजों का, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कि वो गुड्स है कि सर्विस है यही नहीं पता, थोड़ा गुड्स है थोड़ा सर्विस है तो क्या करें। तो दोनों दोनों टैक्स लग जाते थे उस पर, वैट भी लग जाता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था। ये एक दूसरा प्रॉब्लम था जो अब सॉल्व हो गया, बिकॉज गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अब तो सेम ही टैक्स है जीएसटी, तो वो एक ही लगेगा। उसके बाद सेन वैट विच इज सेंट्रल लेवी एंड वैट विच इज स्टेट लेवी। एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स थे पर उनका सेट ऑफ नहीं हो पाता था। मैम सेट ऑफ मतलब क्या? ये सेट ऑफ का मतलब मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि जीएसटी पे जीएसटी क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमको कंटिन्यूअसली क्रेडिट मिलता रहता है। आपने कभी कभी सुना होगा अपने सीनियर्स से या पेरेंट्स से, अगर उनका कोई शॉप है, कि आईटीसी लेना है, आईटीसी लेना है, आईटीसी लेना है, जीएसटी का क्रेडिट लेना है। व्हाट इज दिस क्रेडिट, व्हाट इज दिस सेट ऑफ एग्जैक्टली, बेसिकली ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। लेकिन पहले क्या होता था, मान लो मैंने परचेज तो कर लिया इंटर स्टेट, तो मुझे लग जाता था सीएसटी। अब मैंने सेल किया है इंट्रा स्टेट, मैंने चार्ज कर लिया वैट। अब एक्चुअली तो दोनों टैक्सेस सिमिलर नेचर के ही है, बस इंटरस्टेट इंटरस्टेट था, एक सेंट्रल लेवी है एक स्टेट लेवी है, तो इन दोनों का आपस में सेट ऑफ हो जाना चाहिए कि अगर मुझे इतना टैक्स पे करना है और सामने मैंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, तो माइनस करके सेट ऑफ करके ही मेरे को और पे करना पड़ना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था, डबल डबल अपने को देना पड़ता था और सब कुछ अपने कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। ये जो क्रेडिट का पूरा चेन है ना, ये मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है मैम। और मल्टीपल टैक्सेस थे जो हमको पे करने पड़ते थे, लाइक वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। ये सब इंटीग्रेटेड ही नहीं थे, तो जितने ज्यादा टैक्सेस उतने ज्यादा कंप्लायंसेस, एक एक करके सारे टैक्स भरो, सबका ध्यान रखो, सीए को फीस दो, एडवोकेट को फीस दो, ये सारे बहुत लफड़े होते थे। तो ये सारी क्या थी, डेफिशिएंसीज थी, प्रॉब्लम्स थी, इल्स थी। एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, डेफिशिएंसी, इल्स, प्रॉब्लम्स, नीड, ये सारी दिक्कतों के चलते हमको जरूरत पड़ गई, नीड हो गई कि 2017 में अल्टीमेटली हमको जीएसटी इंडिया में लाना ही पड़ा, राइट मैम। तो फिर जीएसटी किन कॉन्सेप्ट पे बन गया, जीएसटी है वैल्यू एडेड टैक्स। कैसे मैम, वो टैक्स का क्रेडिट का चेन समझाऊंगी तब समझ में आएगा। अभी जीएसटी में कोई कास्केडिंग नहीं होती है, सारा बर्डन फाइनल कंज्यूमर ही बेयर करता है, क्योंकि बीच के सारे लोगों को क्रेडिट मिल जाता है। ये क्रेडिट कैसे वर्क करता है मैम, क्यों वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी एक पूरी कहानी विथ एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, कल की क्लास में समझेंगे। बोलो तो मैम आज बस इतनी सी ही क्लास होगी क्या? हाँ, बिकॉज हाफ एन आवर का अपना पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्रेडिट अंडर जीएसटी, यही तो पूरा फाउंडेशन है मेन जीएसटी। जीएसटी लाने का जो एग्जैक्ट मेन पर्पस था वो यही तो था कि टैक्स पे टैक्स ना लगे, क्रेडिट सबको मिलती जाए, टैक्स कभी अपनी कॉस्ट का पार्ट ना बन जाए, सबको क्रेडिट मिलती जाए, वो एक मेन फाउंडेशन था। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी में मिलता है, वो सबसे डिस्टिंक्ट, यूनिक और बेस्ट फीचर है जीएसटी का, जिसके फाउंडेशन पे पूरा जीएसटी बना है। तो ये फाउंडेशन आराम से इतना बड़ा पूरा एग्जाम्पल लेके और हम अच्छे से कल की क्लास में समझेंगे कि क्यों बेसिकली जीएसटी आने से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। वो जो 2-3 पॉइंट मैंने अभी आपको छुड़वाए हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है मैम, फाइनल बर्डन क्यों कंज्यूमर कैसे बेयर करता है, बीच के लोगों को कैसे क्रेडिट मिलता है, ये पूरी चीज आज सस्पेंस में रहेगी, जिसको हम कल की डेट में समझेंगे। ओके मैम, तो आज हमने क्या किया, आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन था कि आपको क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आए। तो अपना जो अब पूरा सिलेबस है ना आईडीटी का, उसको अपन बोल सकते हैं कि कुछ चीजें हैं एकदम थियोरी, कुछ चैप्टर्स एकदम थियोरी टाइप के चैप्टर है, जैसे कि अकाउंट्स रिकॉर्ड्स नाम का एक चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स है। अभी अपन ये जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन, ये सब क्या है देखो मैं आपको इंडेक्स में से बताती हूँ। मॉड्यूल में टोटल अपने पास 15 चैप्टर्स है, जिनको मैं ब्रेक करती हूँ 18 चैप्टर्स में। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अपन 2 पार्ट में पढ़ते हैं। तो जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ ही रहा है कि किस टाइप का चैप्टर है। हाँ मैम, कि हमको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, बस जीएसटी कब आया, कौन से साल में आया, क्यों आया, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब हम देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब सारी डेफिनेशन समझेंगे कि जीएसटी में गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, टैक्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, और
रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के डेफिनेशंस जो हमको सारे चैप्टर्स में काम लगेगी वो हम पढ़ेंगे। फिर सप्लाई अंडर जीएसटी, जैसे इनकम होने पे इनकम टैक्स लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने पे कस्टम ड्यूटी लगता है, वैसे ही गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होने पे जीएसटी लगता है। तो हम वो एग्जैक्ट पॉइंट, वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या है, वो इवेंट क्या है मैम जो होने से टैक्स लग जाएगा सप्लाई, उसके बारे में समझेंगे। फिर चार्ज, जीएसटी कौन चार्ज करेगा, कब चार्ज करेगा, कैसे चार्ज करके कौन पे करेगा, किसकी लायबिलिटी होगी, ये देखेंगे। कॉम्पोजिशन लेवी एक और कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई एक अलग ही छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको तब साथ में समझ में आएंगे। फिर जीएसटी में अपन लेते हैं रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पे अपन जाएंगे, अपन देखेंगे www.gst.gov.in की जो वेबसाइट है वहां पे अपन प्रैक्टिकली जाएंगे, देखेंगे कहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कौन सा फॉर्म होता है, क्या होता है, कैसे अपन रजिस्ट्रेशन लेते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अपन लोगों को टैक्स इनवॉइसेस इशू करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो किस टाइम पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी पे करना पड़ता है, कौन सा प्लेस यानी कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट को उस जीएसटी का पैसा मिलेगा। एग्जेम्पशन क्या है कि मैम कुछ कुछ चीजों पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। आज आप देखो मिल्क, सॉल्ट, इंटरेस्ट इनकम हो गया, इन सारी चीजों पे तो मैम जीएसटी लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। फिर ये द वेरी फाउंडेशन ऑफ जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैसे किसको क्रेडिट्स मिलते हैं ये हम देखेंगे। फिर गवर्नमेंट को पेमेंट हम कैसे करते हैं मैम, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, कैश से करना होता है, कोई लेजर मेंटेन होता है, अपना चालान बनाना पड़ता है, कैसे हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं वो देखेंगे। फिर टीडीएस और टीसीएस के कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। हमको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो मैम कितने साल तक मेंटेन करेंगे, कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं। जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने हैं तो ई वे बिल नाम के एक डॉक्यूमेंट के साथ मूव करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, कब बनता है, कौन बनाता है, कितने पीरियड के लिए वैलिड रहता है, कितनी वैल्यू पे बनाना पड़ता है। और लास्ट के हम जीएसटी में रिटर्न कब कौन सा भरते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना हर महीने GSTR1 GSTR3 भी करके सुना होगा कि ये R1 भरना है, R3 भी भरना है, रिटर्न्स भरने हैं। तो ये कौन से रिटर्न्स, कब ड्यू डेट क्या होती है, टाइम पे नहीं भरा तो लेट फीस क्या होती है, ये सारी चीजें हम रिटर्न्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज द सिलेबस बेसिकली। यानी आपको इतना समझ में आता है कि अगर हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि अगर हमारे पेरेंट्स के पास जीएसटी नंबर है, उनकी वो शॉप है, तो हम उनको सब बता सकेंगे कि कौन से टाइम पे आपको टैक्स भरना चाहिए, किस वैल्यू पे भरना चाहिए, कौन सा रिटर्न भरना है, कब भरना है, टाइम पे नहीं भरा तो क्या लेट फीस लगेगी, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं आपको, कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, आप सब कुछ उनको बता पाओगे। इस पोजीशन पे अपन क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। बोलो यस और नो। अंडरस्टूड अबाउट द सिलेबस। अब इसमें मैम किसका वेटेज कितना होता है, हम कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले हम सब कुछ कैसे रिवाइज करेंगे, पेपर कैसे लिखना है, विथ द बैच एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलते जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडे। कल अपन वापस मिलेंगे एंड फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे जहां पे द वेरी फाउंडेशन ऑफ जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे मिलता है, सब कुछ अपन समझेंगे कि बर्डन बेसिकली शिफ्ट होता कैसे है। मैम आपने बोला कि पर्सन पेइंग द टैक्स एंड बेरिंग द बर्डन आर टू डिफरेंट पीपल, तो वो डिफरेंट पर्सन पे बर्डन कैसे शिफ्ट करते हैं, एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म होता है, वो आज सस्पेंस में रहेगा जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। बोलो मजा आया सबको मेरे साथ, यू हैड फन इन द लेक्चर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 प्रोमिसेस है ना मेरे, समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। कभी भी ये जो 50-60 आवर्स आप मेरे साथ हो, इसमें आपको लगता है कि मैम समझ में तो आ ही रहा है, आप अच्छा ही पढ़ाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा भी आ रहा है, पर मैम याद नहीं हो पा रहा है, हम इसको लिख पाएंगे एज इट इज एग्जाम में, तो आपको मुझे बोलना है कि मैम ये टॉपिक ना याद नहीं हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज लेक्चर्स आर नॉट लाइक योर रेगुलर लेक्चर्स ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, जहां पे आपको आफ्टर लेक्चर सेल्फ स्टडी करके बैठ के चीजों को याद करना है। आपको होमवर्क में सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद मैं आपको सब कुछ क्लास में करवाऊंगी, समझाऊंगी मैं आपको सब कुछ क्लास में। तो कभी भी लगे कि मैम ये चीज लर्न भी हो गई, समझ भी आ गई, हम थोड़ा सा बोर हो रहा है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, तो टेल मी। आई डोंट वॉन्ट कि फॉर दीज 60 आवर्स, इवन फॉर हाफ एन आवर, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैम बोर हो गया, मैम मजा नहीं आया, मैम समझ नहीं आया। तीनों चीजें हमेशा यस 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 ही चलनी चाहिए, समझ भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, तब तो क्लासेस का मतलब रहेगा। सो बी ओपन विथ मी, जो भी है एक्टिव रहो, चैट बॉक्स में लिखते रहो, मेरे साथ बने रहो, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा, आपको बहुत मजा आएगा। एंड 45 प्लस एट लीस्ट आई एम सेइंग, मेरे स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 15 जीएसटी लाए हैं। सीए फाइनल लेवल पे 89 मार्क्स भी अपना स्टूडेंट लेके आया है आउट ऑफ 100। मेरे खुद के 82 थे, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट अपने स्टूडेंट के थे।
तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि आपका पेपर इंडिया का बेस्ट पेपर होना चाहिए। यस मैम। हाँ, कल संडे है मतलब क्लास नहीं होगा ऑफ कोर्स, कल एज इन जब भी अपना नेक्स्ट क्लास है, वो टीम विल शेयर द शेड्यूल एंड लिंक्स एंड एवरीथिंग विथ यू। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज हियर। गर्ल्स एंड बॉयज स्पेशली, दी ओनली फीमेल फैकल्टी आई एम इन द फास्ट टीम। आपको कभी भी कुछ भी लगता है कि आप बात करनी है मैम, शेयर करना है, आई एम देयर ऑलवेज विथ यू लाइक योर एल्डर सिस्टर, फ्रेंड, वट एवर यू कंसिडर, आई एम हियर। यू कैन एनी टाइम टेक्स्ट मी, नंबर मैंने आपको दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कनेक्ट विथ मी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, लाइक योर फ्रेंड, मेंटर, सिस्टर, वट एवर यू कंसिडर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन काउंट ऑन मी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से मेरे को बता दो, बाय बोल दो कि हाँ मैम एंजॉय किया, मजा आया। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज आप मेरी क्लास एंजॉय करो और आपको मजा आए, याद हो जाए सब कुछ। हाँ जी मैम, वी हैड फन। चलो फिर आज के लिए अपन साइन ऑफ करते हैं, आप आगे पढ़ो, लॉ पढ़ो, डीटी पढ़ो। डन गाइस, चलो टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।